हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली अकेडमी पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय हिंदी का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है प्रारूपण। प्रारूपण क्या होता है कि किसी भी कोई भी अगर हम नोटिस कर रहे हैं या फिर कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसका जब हम कच्चा रूप तैयार करते हैं तो उसे हम प्रारूप कहते हैं। ठीक है, ये प्रारूप का एक थोड़ा सा विकसित रूप है प्रारूपण। ठीक है, प्रारूपण करने की प्रक्रिया जो होती है उसे प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आवाज तो आ रही है ना? तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था टिप्पण और टिप्पणी। ठीक है, हाँ, अगर वीडियो ना हो तो आप देख लीजिएगा, मेरी वीडियोस में मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। चलिए पढ़ते हैं। सरकारी कार्यालयों में किसी पत्र का उत्तर देने के लिए कार्यालय में जो कच्चा पत्र तैयार किया जाता है उसे कच्चे पत्र के प्रारूप को, यानी कि वो जो कच्चा पत्र होता है उसी को प्रारूप कहा जाता है। प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया को प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे प्रारूपण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं और हिंदी में इसका जो है प्रारूपण, यानी कि इसको पर्याय जिस रूप में जिसे इसका हिंदी में इसका अर्थ जो लिया जाता है आलेख या फिर मसौदा शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कार्यालय में किसी एक परिभाषा है। ठीक है, एक नॉर्मल सी परिभाषा है, समझते हैं। कार्यालय में किसी पत्र का उत्तर देने से पूर्व उसका कच्चा पत्र या प्रारंभिक रूप अथवा खाका तैयार किया जाता है। ये कच्चा पत्र कार्यालय संस्थान अथवा संगठन के कर्मचारी द्वारा उच्च अधिकारी के आदेशों के अनुरूप, ठीक है, यानी कि जो बड़े पद का जो अधिकारी होगा वो आदेश देगा तभी ये प्रारूप तैयार किया जाता है, ऐसे नहीं तैयार किया जाता। ठीक है, तो उच्च अधिकारी के आदेशों के अनुरूप फाइल को पूर्व पर प्रसंगों से जोड़ते हुए, यानी कि पहले के जितने प्रसंग हैं उन सब से जोड़ते हुए निश्चित प्रणाली, यानी कि एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत निश्चित नियमों और औपचारिकता के साथ तैयार किया जाता है। पत्र व्यवहार का यह प्रारंभिक रूप तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे प्रारंभिक रूप तैयार करना, यानी कि जो पत्र हम लिखने वाले हैं उसका एक कच्चा रूप तैयार करना है कि इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये सब चीजें ऐड करनी है, इसको शामिल इसमें करना है। ठीक है, तो एक तैयारी वहां पे की जाती है, प्रारूपण किया जाता है। ठीक है, प्रारूपण के अंग है कि क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जैसे पत्र में होते हैं ऊपर में हेडिंग डाली जाती है, दिनांक तिथि ये सब डाला जाता है। सबसे पहले प्रेषक का, फिर प्रापक का, फिर महोदय, विषय, फिर बीच में कलेवज जिसे बॉडी पार्ट कहते हैं, फिर लास्ट का जो एंडिंग का जो होता है पार्ट वो, और फिर उसके बाद हस्ताक्षर या फिर प्राप्त करते या फिर प्रेषक द्वारा उसके हस्ताक्षर और उसका नाम लिखा जाता है और संस्थान का नाम लिखा जाता है। तो ये सब क्या होता है, उसके अंग होते हैं। उसी तरह से प्रारूपण के भी अंग है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही होंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला शीर्षक। किसी भी प्रारूप को तैयार करते समय सबसे पहले विभाग, प्रभाग या मंत्रालय का नाम उल्लेख। ठीक है, यानी कि जिसके भी द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर जल संस्थान द्वारा लिखा जा रहा है, जल संस्थान बिजली संस्थान को लिख रहा है, ठीक है, बिजली विभाग को लिख रहा है, जल विभाग बिजली विभाग को लिख रहा है, तो जल विभाग जो है सबसे ऊपर पहले अपना नाम डालेगा कि यहाँ से ये प्रारूपण तैयार किया जा रहा है, यानी कि ये पत्र तैयार किया जा रहा है। पत्र का तो हम कच्चा प्रारूप बना रहे हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने विभाग, प्रभाग या फिर मंत्रालय का नाम का उल्लेख करेगा। जिन व्यावसायिक संस्थानों में मुद्रित सरनामे जिसे लेटर हेड, यानी कि जो लेटर के हेड में होता है उसे प्रयोग किया जाता है, उनमें पहले से ही व्यावसायिक संस्थानों का नाम छपा होता है। एक सिंबल होता है ना, जैसे कि ड्यू का अगर हम देखते हैं तो ड्यू का एक सिंबल है ना, वैसे तो उस सिंबल में क्या होता है, उसका नाम पहले से होता है। जैसे किसी भी स्कूल का, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का या फिर कोई सा भी अगर हम सिंबल देखते हैं, जैसे एसबीआई का सिंबल हो गया, तो उसमें उसका नाम पहले से ही अंकित है ना। तो ये एक तरह से उसे एक मान्यकृत मिल जाती है, उसे एक मान्यता मिल जाती है कि ये हाँ इसी चीज़ से सब संबंधित है, इसका किसी अन्य चीज़ों से संबंध नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि सरनामे यानी कि लेटर हेड के रूप में उसे प्रयोग किया जा सकता है। तो उनमें पहले से ही व्यावसायिक संस्थान का नाम छपा होता है, पर जिस विभाग में यह पत्र भेजा जाता है उसका उल्लेख प्रारूपकार को करना होता है। ठीक है, जिसको भेजना है उसका उल्लेख करना होता है। फिर सेकंड पॉइंट है पत्र संख्या व दिनांक। ठीक है, पत्र की संख्या कि ये कौन से नंबर का पत्र है, यानी कि इससे पहले भी भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया या फिर इसके बाद और भी भेजे जाने हैं। ठीक है, तो पत्र की संख्या डालनी है और दिनांक यानी कि डेट। ठीक है, शीर्षक के बाद पत्र संख्या दी जाती है, कहीं कहीं पर पत्र संख्या बाईं और तथा स्थान व दिनांक दाईं ओर लिखा जाता है। ओके, फिर अगला है प्रेषक, यानी कि जो भेज रहा है। इसमें पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाता है। पत्र संख्या के नीचे प्रेषक शब्द लिखकर पत्र भेजने वाले का नाम तथा अगली पंक्ति में पद नाम, विभाग का नाम, पता एवं पिन कोड लिखा जाता है। ओके,
यानी कि वो अपना पूरा पता लिखेगा कि मैं यहाँ पर दिल्ली के इस क्षेत्र से, इस पिन से, इस एरिया से, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस एरिया से मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। वो सब यहाँ पे अपने पते में बताएगा। फिर है प्रेषिती, यानी कि जिसको भेजना है, जो प्रापक है, ओके। जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका विषय स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्टित, यानी कि अच्छे से लिखना है, निर्देशित करना है, ठीक है, करना उपयुक्त रहता है। विषय को पढ़कर, ठीक है, विषय जो भी हम डालेंगे उसको पढ़कर प्रेषित या पत्र प्राप्त करता पत्र के उद्देश्य को पत्र पढ़ने से पूर्व ही ग्रहण कर सकता है, ठीक है। यानी कि उसमें जो विषय लिखा होगा वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, जिससे जो प्रापक है यानी कि पत्र प्राप्त करने वाला, उसे पहले ही पता चल जाए कि ये पत्र इस विषय में लिखा गया है, तथा उसे संबंधित विभाग या अधिकारियों के पास कार्यवाही हेतु भेजा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला है संदर्भ, यानी कि संदर्भ में डालना होता है विषय के ठीक नीचे संदर्भ लिखकर कॉलन लगाकर, ठीक है, कॉलन लगाकर पूर्व पत्र का संदर्भ लिखा जाता है, यानी कि इससे पहले भी उससे पत्र भेजे गए हैं तो उसके बारे में भी संदर्भ में डालते हैं। फिर संबोधन, सरकारी पत्र प्राय औपचारिक होते हैं, औपचारिक यानी कि फॉर्मल होते हैं, ठीक है। उसमें आज्ञाकारी, शिष्टाचारी और सामान्य जितने भी अच्छे, जितनी पॉजिटिविटी होती है सारी की सारी इसमें डाल दो, ठीक है। तो सारी सारी औपचारिकता के साथ वो पत्र लिखा जाना चाहिए। इसलिए संबोधन शब्द में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। संबोधन शब्द में परिवर्तन नहीं होता। संबोधन शब्द क्या होते हैं? महोदय, आदरणीय से महोदय, आदरणीय, माननीय, मान्यवर, यही सब होता है, ठीक है। संबोधन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये निश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ओके। देन तो संबोधन का प्रयोग ही किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु यानी कि जो बीच का क्लेवर होता है जिसे हम हिंदी में बॉडी कहते हैं। संबोधन के पश्चात मूल्य विषय का निर्देश किया जाता है, ठीक है। संबोधन कर दिया, उसके बाद जो मूल विषय है यानी कि जो हमारा मेन थीम है, जो हमें लिखना है, जो हमें उसे बताना, जिससे हम बारे में हम उसे इत्तला करना है, हम वो बताएंगे अब यहाँ पे। मूल विषय का निर्देश करना है। मूल विषय का विस्तार पूर्वक, तथ्य परक, विश्लेषण परक, क्या क्या शब्द रखे, देखो, विस्तार पूर्वक, ठीक है, अच्छे से विस्तार करना है। तथ्य परक यानी कि तथ्यों को रखते हुए, जो भी तथ्य है यानी कि जो भी प्रमाण है उन सबको रखते हुए। विश्लेषण परक यानी कि उसका, उन सभी का विश्लेषण करते हुए। प्रतिपादन, प्रतिपादन यानी कि उसे अच्छे से स्थापित करना है, ठीक है। प्रतिपादन किया जाता है यदि पत्र की सामग्री अधिक तो उसे एक से अधिक अनुच्छेदों में विभाजित किया जा सकता है। अगर पत्र की जो सामग्री यानी कि आपको पत्र में बहुत कुछ लिखना है तो आप उसे पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो। फिर अगला पॉइंट स्वनिर्देश व हस्ताक्षर, ठीक है। एंडिंग में आपको सिग्नेचर करने। मूल विषय की औपचारिक सामाजिक बात स्वनिर्देश करते हुए भवदीय अथवा आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका आज्ञाकारी, भवदीय, आपका भवदिया, ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है संलग्न, यानी कि जो भी चीज़ें आपको उसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको उसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, पिछला बिजली का बिल आपको अटैच करना है, या फिर अपना आधार कार्ड, कोई और भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो सब आ जाते हैं। यदि कोई पत्र, प्रपत्र, नियम, परिनियम, अधिनियम, विषय, कागज मूल पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं तो उनका उल्लेख स्वनिर्देश के बाईं ओर संलग्न लिखकर संख्या के साथ किया जाता है, ठीक है। आपको संलग्न करने से पहले उसमें लिखना है कि आपने ये चीजें साथ में अटैच की है, ठीक है। नहीं तो एक दो चीजें खो जाएगी, फिर कैसे पता चलेगा कि आपने ये सब चीजें डाली है। इसलिए आपको पहले लिखना पड़ेगा। और वो लिखना भी कैसे? आपको स्वनिर्देश यानी कि अपना निर्देश डालते हुए बाईं ओर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। दायां बायां याद रखना, ठीक है ना। दायां बायां मेरे को भी पहले नहीं आता था, लेकिन अब क्लियर हो गया। दायां जो होता है वो राइट हैंड होता है और बायां जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। फिर है प्रारूपण की विशेषताएं। विशेषताएं देखो, विशेषता जो होती है ना सब में एक ही जैसी होती है। बस आप ये 5-6 वर्ड याद कर लो। शुद्धता, यथातथ्य, संक्षिप्तता, विश्लेषण परकता, औपचारिकता, उसमें सहजता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? सरलता होनी चाहिए। ये सारे जो होते हैं पॉइंट्स, ये हर पत्र में जहाँ पर भी औपचारिकता से संबंधित चीजें आती है वहाँ पे सारे शब्द होते हैं। चलो एक बार क्लियर कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला शुद्धता, ठीक है, पत्र में शुद्धता होनी चाहिए। प्रारूप के विषय में सत्यता एवं यथा तथ्य होना चाहिए। सरकारी पत्रों में दिनांक, क्रमांक, निर्देश, साक्ष्य आदि की शुद्धता अति आवश्यक है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट यथा तथ्य, यानी कि जो तथ्य है वो एकदम सही होने चाहिए। कार्यालय पत्रों में जो लिखा जाता है वह पत्र का विषय पूर्णतः तथ्यों पर आधारित, सुसंगत एवं विश्लेषण से युक्त होता है, ओके। फिर अगला है संक्षिप्तता। लिखित सामग्री स्पष्ट और कम से कम शब्दों में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। संक्षिप्तता यानी कि जो भी मेन चीज़ है वो सीधे सीधे लिख देना चाहिए, ज़्यादा घुमा फिरा के बात को लंबा चौड़ा नहीं खींचना है।
पत्र में संक्षिप्तता होने के प्रारूप को पढ़कर संबंधित कार्यवाही शीघ्र की जा सकती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता ही है। फिर अगला है पूर्णांक, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अच्छे प्रारूप में सभी वस्तुएं, संदर्भ, निर्देश, नियम और तथ्य अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट होते हैं। किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता, संदेह और अतिशयोक्ति नहीं रहती। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा। अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वही सब है, बताया गया कि ये सब नहीं होना चाहिए। फिर अगला है औपचारिकता, यानी कि उसमें औपचारिकता, फॉर्मल भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तू, ता, मैं और ऐसे शब्द को प्रयोग नहीं होना चाहिए। औपचारिकता यानी कि आदर, रिस्पेक्ट। चलिए पढ़ते हैं। औपचारिकता अर्थात नियमों का पालन। ओके, नियमों का पालन करना है, प्रॉपरली डिसिप्लिन में रहना है, जो कि हम नहीं रहते। मैं, हम शब्दों का प्रयोग ना कर अन्य पुरुषों का प्रयोग होता है। ठीक है, अन्य पुरुष का। फिर 6th पॉइंट है शिष्टता, यानी कि जो आपका प्रारूप है उसमें शिष्टता होनी चाहिए। ठीक है, बिना शिष्टता के आपका प्रारूप पत्र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका हम पढ़ते हैं, तो क्या है, प्रारूप की भाषा विनम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसमें विनम्रता यानी कि रिस्पेक्टिंग होनी चाहिए। शैली में औपचारिकता एवं तथ्यात्मकता के होते हुए भी भाषा शिष्टापूर्ण होती है। ठीक है, भाषा में क्या होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, औपचारिकता और तथ्यात्मकता के साथ। फिर है पारंपरिक शैली का अनुसरण, जो परंपरागत रूप से शैली जो आ रही है उसका अनुसरण करना है। कैसे परंपरा से चली आ रही प्रारूपण की एक निश्चित प्रणाली है। वाक्यावली है, वाक्यावली यानी कि इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्दावली होती है, ठीक है, जिसमें शब्द होते हैं, वाक्यावली उसमें वाक्य होते हैं, और वाक्य क्या होता है, सेंटेंस, वाक्य। ठीक है, कि आपसे कृपा करती हूँ, ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं, आपसे अनुरोध है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। नियमों का कार्य पद्धति का पालन प्रारूप में होना चाहिए। ठीक है, तो निश्चित प्रणाली और वाक्यावली इन सभी का प्रयोग होना चाहिए। फिर अगला है पूर्वाग्रह रहिता। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्वाग्रह, इससे पहले से जो आग्रह किया था उसके साथ में प्रारूप तैयार करते समय तथ्यों को यथातथ्य रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ओके, फिर अगला है पक्षपातहीनता। पक्षपात होकर यथार्थ को ध्यान में रखकर ही प्रारूप तैयार करना चाहिए। ठीक है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। फिर सत्यनिष्ठा, प्रारूपकार को जिस विषय के लिए लिखना है उसकी पूरी वास्तविकता और सही जानकारी होना अति आवश्यक है। फिर प्रारूप की विधि, ठीक है, ये सब हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रारूप के अंग पढ़े, प्रारूप की विशेषता पढ़ी, अब है प्रारूपण की विधि, कि प्रारूपण की विधि क्या होती है, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रारूप तैयार करने वाला कार्यालय का कोई लिपिक, उच्च लिपिक या कोई प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारी का सहायक या स्वयं उच्च अधिकारी हो सकता है। ठीक है, कि जो प्रारूप तैयार करने वाला है उन सबके पास ये सब विशेषता हो सकती है, कि वो उच्च अधिकारी भी हो सकता है और एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो प्रभाग के जो लोग होते हैं वो उच्च अधिकारी ही करते, प्रारूपण तैयार करते हैं। फिर एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लिखी जाने वाले पत्र सदैव संबंधित विभाग के सचिव को संबोधित किए जाते हैं। ठीक है, कि जो भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्या अपने से किसी संबंधित विभाग के सचिव को ही संबोधित करता है, यानी कि जो कोई सचिव है उसे संबोधित करते हुए लिखता है। यदि पत्र किसी विशेष अधिकारी को ध्यान अर्थ है, यानी कि उसे ध्यान में रख कर लिखा जा रहा है, तो सचिव को संबोधन के बाद सामने ध्यान अर्थ श्री डैश यानी कि उसका नाम रखकर उसके नाम के नीचे उसका पदनाम अंकित किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति को जिससे हमारा थोड़ा मोड़ा संबंध है, हमारे विभाग से उसका थोड़ा संबंध है, तो हम उसका नाम रखेंगे और साथ में उसका पदनाम भी रखेंगे। अगर हमें पदनाम नहीं पता तो हम सीधा सीधा विभाग के नाम लिख देंगे। फिर उसके अगला है, यदि कोई पत्र किसी अन्य विभाग में भेजा जाना है तो उसे विभाग अध्यक्ष के पद नाम से ही संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी अन्य विभाग में भेजना है तो उसके पद नाम, ठीक है, पद का नाम, क्योंकि हमें उस व्यक्ति का नाम नहीं पता तो हम यहाँ पे उसका नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा उससे थोड़ा कनेक्शन, यानी कि कह रही हूँ सीधा सीधा कि उससे हमारा कनेक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए हम उसका नाम नहीं यहाँ पे रख सकते, हम सीधा उसका पद नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे कि डीन का नाम रख देते हैं, प्रिंसिपल का नाम रख देते हैं, या फिर डिपार्टमेंट के हेड का नाम रख देते हैं। ठीक है, फिर प्रारूप में मुख्य बिंदुओं का उचित क्रम में उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, प्रारूप में जो भी मुख्य बिंदु है उचित क्रम में रखे जाने चाहिए। किसी पत्र में किसी अधिकारी का उल्लेख करना है तो उस अधिकारी के नाम का उल्लेख ना करके उसके पदनाम का उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, उसके पदनाम का। प्रारूप तैयार करने के लिए कार्यालयों में अनुक्रम पत्र या नोटशीट इस्तेमाल किए जानी चाहिए। अनुक्रम पत्र यानी कि गिनती में, या फिर नोट शीट की नोट की तरह। नोट शीट मोस्टली उसे कहते हैं जिसमें हम नोट बनाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 पॉइंट डाल के उसमें हम नोट बनाते हैं। प्रारूपण कच्चे रूप में नोट शीट के दोनों ओर या टंकित किए जा सकते हैं। 2 पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि अधिकारी
आवश्यकता अनुसार कोई शब्द या वाक्यांश जोड़ सके अथवा अपनी टिप लिख सके या संशोधन कर सके। ओके, सीधा सी मीनिंग है कि अगर वो उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डालना चाहे तो वो डाल सकता है। यदि पत्र के साथ कोई पूर्व आदेश, संदर्भ आदि भेजना हो तो उसका उल्लेख भी कर देना चाहिए। ठीक है, इन सब का भी उल्लेख कर सकते हैं। यदि पत्र के साथ कुछ अन्य पत्र या प्रपत्र संलग्न किए जाने हैं तो पत्र के अंत में बाई और संलग्न लिखकर, ठीक है, एंड लास्ट में बाई साइड, ठीक है, संलग्न हमेशा बाई साइड लिखा जाता है, तो बाई साइड वहां पर संलग्न लिखकर उनकी संख्या अथवा संक्षिप्त विवरण लिखा जाना चाहिए। फिर अगला है, प्रारूप का अनुमोदन के लिए भेजने वाले से पूर्व उस पर अनुमोदन अर्थ की पर्ची संकेतक लगानी चाहिए। ठीक है, अनुमोदन करना यानी कि किसी को आग्रह करना, अनुमोदन करना। ठीक है, भेजने से पूर्व उस पर अनुमोदन अर्थ की पर्ची कि उसके ऊपर एक छोटा सा नोट डाल दो कि ये क्या है, अनुमोदन के लिए है, संकेत लगानी चाहिए। अगला पॉइंट, यदि किसी पत्र में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो तो प्रारूप पर तत्काल या सर्वप्रथम, तुरंत, प्राथमिकता आदि की पर्ची लगा देनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसे नोट डाल देना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, इसको सबसे पहले रखा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ नोट वहाँ पे डाल देना चाहिए। लेकिन मेरी जो भाषा है वो क्या कह रही हूँ, औपचारिक नहीं है, इसलिए मेरी भाषा को नहीं लिखिएगा। इसमें सर्वप्रथम, तुरंत, प्राथमिकता, या ये कुछ औपचारिक वर्ड होते हैं, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ये समझने के लिए मैं बस थोड़ा लैंग्वेज को इजी करने की कोशिश करती हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 11th, यदि प्रारूप बहुत लंबे हो तो प्रारूप को अनुच्छेदों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। यदि पत्र के उत्तर के लिए कोई तिथि निर्धारित की जाए तो उसे रेखांकित कर देना चाहिए। ठीक है, कि अगर उसमें डेट भी डालनी है कि आपको इस समय सीमा तक हमें इसका उत्तर देना है तो उसे रेखांकित कर देना चाहिए, यानी कि उसे अंडरलाइन या फिर उसे ब्राइट कलर से कहते हैं हाईलाइट, हाँ, हाईलाइट कर देना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक अनुच्छेद में एक ही प्रसंग या प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, एक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें एक ही हम थीम रखेंगे, उसमें 3-4 प्रॉब्लम साथ में समेटेंगे नहीं। ठीक है, उसमें एक ही प्रश्न रखा जाएगा और एक प्रश्न के अनेक पहलू होने पर उसे उप अनुच्छेद में बांटा जा सकता है। अगर एक ही वो जो प्रश्न है लेकिन उसके जो पहलू है यानी कि वो थोड़ा अपना क्षेत्र फैला रहा है तो उसे हम अनुच्छेद में बांट सकते हैं। उप अनुच्छेद यानी कि बहुत, उसे ढेर सारे अनुच्छेदों में हम बांट सकते हैं। उप जैसे कि नोट मेकिंग होती है, जिस सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, फिर सब सब्जेक्ट होता है, फिर उसके आगे और भी सब सब्जेक्ट होते हैं, है ना, सब नोटिंग मेकिंग, यार मेरे को भी याद नहीं, इंग्लिश में मैंने 12th में पढ़ी थी, अभी पढ़ती ही नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों निर्देशों को अवश्य समाविष्ट करना चाहिए। ठीक है, प्रारूप में क्या, ये सक्षम अधिकारी है यानी कि जो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा उसे नॉलेज है, उसके द्वारा जो आदेश और निर्देश पारित किए गए हैं उसे हम समाविष्ट यानी कि उस प्रारूपण में उसे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रारूपण क्या है, और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। क्योंकि हम इसकी विशेषता पढ़े, विशेषताओं में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो उस पत्र के लिए, उस प्रारूपण के लिए अच्छा है। फिर अगला पॉइंट है, प्रारूप को टंकित होने के बाद जब प्रारूपकार के पास संबंधित पत्रावली आती है। ठीक है, प्रारूपकार के पास की, जो प्रारूपकार जो लिखने वाला है उसके पास ये सारी जो पत्रावली यानी कि सारे जो पत्र आते हैं, छोटे मोटे प्रारूप, तो प्रारूपकार का दायित्व है कि टंकित प्रतियों का मिलान संशोधित प्रारूप से कर ले। ठीक है, यानी कि जो संशोधित प्रारूप किया गया है, एक मिनट, संशोधित प्रारूप से कर ले, कार्यालय प्रति पर अधिकारी के पदनाम के नीचे अध्यक्षर करना चाहिए। उसमें पूरे में क्या कहा गया है कि जो प्रारूपकार है यानी कि जो प्रारूप लिखने वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास जितनी भी ये सारी पत्रावली आएगी, जो कि पत्र का हमें कच्चा रूप तैयार करना है। ठीक है, कि जो मेन पत्र है उसका हम कच्चा रूप तैयार करेंगे जिससे जो समाधान है वो इजीली हो जाए। ठीक है, प्रारूप जो होते हैं बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, पत्र लंबे चौड़े होते हैं, उसका प्रारूप हमें छोटा तैयार करना होता है। ठीक है, ताकि वो पत्र हमें इजीली पढ़ सके। तो वो जो प्रारूपकार जब प्रारूप तैयार करता है पत्र का, तो उसमें वो सारी चीज़ें ऐड करता है जो जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वही कहा गया कि प्रारूपकार का क्या है, दायित्व है कि वो टंकित प्रतियों का मिलान संशोधित प्रारूप से कर ले, यानी कि इससे पहले भी कई प्रारूप तैयार किए गए हैं उस पत्र से संबंधित, तो वो उन सब से उसे मैच कर ले कि इसमें ये जो बातें लिखी गई हैं ये सब सही लिखी गई हैं कि नहीं, ताकि वो जो नया प्रारूप तैयार करने वाला है वो उसका नया प्रारूप एकदम उचित और सही तरह से, यानी कि बिल्कुल सही हो, उसमें कोई भी गलत चीज़ें ना हो, कोई भी गलत तथ्य का प्रयोग ना किया हो, क्योंकि उससे तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टंकित प्रतियां हैं यानी कि जो पहले से पत्र आए हुए या फिर जो इसके पहले भी उस पत्र के जो प्रारूप तैयार किए गए हैं उन सबसे उसका मिलान कर ले, संशोधित यानी कि रिसर्च कर ले, एक बार उसे मैचिंग कर ले। ठीक है, कार्यालय प्रति पर
प्रति पर यानी कि जो कार्यालय का जो मेन जो कार्यालय प्रति मतलब कि कार्यालय में ऐसी जगह जहाँ पे वो सारी प्रतिलिपियों को इकट्ठा रखा जाता हो, ठीक है, वहां पर प्रति पर अधिकारी के पदनाम के नीचे अध्याक्षर करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्यालय का प्रति है उस पर अधिकारी के पदनाम के नीचे जो सिंबल होता है उसके नीचे जो अधिकारी है उसके पदनाम, यानी कि जो भी प्रारूप कार्य तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रारूप कार्य यहाँ पे हमने बताया गया है कि प्रारूप कार्य उच्च अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके पदनाम, वो अपना पदनाम लिखकर उसके नीचे अपने अध्याक्षर यानी कि अपने हस्ताक्षर करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 16, प्रारूप के साथ संलग्न किए जाने वाले पत्र आदि का क्रमांक, दिनांक आदि स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि कार्यवाही के लिए उनका संदर्भ सामने हो, ठीक है। फिर अगला है सरकारी पत्र व्यवहार में एक ही पत्र की प्रतिलिपियां अन्य अधिकारियों को भेजी जाती है। पृष्ठांकित होकर इन सभी प्रतिलिपियों पर यह उल्लेख होना चाहिए कि प्रतिलिपि किन किन लोगों को भेजी जाएगी, ठीक है, कि किन किन लोगों को भेजना है, ये सब उसमें दर्ज किया जाएगा यानी कि बताया जाएगा। फिर उसके बाद है प्रारूपण की भाषा, कि आखिर प्रारूपण की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो प्रारूपण की भाषा कैसी होनी चाहिए, परिनिष्ठ, संयत, पुनरुक्ति रहित, ठीक है, और पूर्वग्रह भुक्ता, ये सारी विशेषताएं कि वो परिनिष्ठ यानी कि अच्छे से होनी चाहिए, संयत, पुनरुक्ति यानी कि उसे बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, पुनरुक्ति रहित होनी चाहिए, और पूर्वाग्रह मुक्त होनी चाहिए, ठीक है, उसमें बार बार आग्रह नहीं करना चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और साथ ही आवश्यकता अनुसार अन्य भाषा के शब्द का प्रयोग हो सकता है, उसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग होनी चाहिए, तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, तथ्य स्पष्ट एवं सरल हो, काव्यात्मकता उसमें नहीं होनी चाहिए, साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बोधगम्य एवं शिष्ट तथा विनम्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए, वाक्य छोटे अनावश्यक शब्दों और वाक्यों से बचना चाहिए, ठीक है, वाक्य छोटे होने चाहिए और जो अनावश्यक शब्द और वाक्य उनसे बचना चाहिए, द्विअर्थक शब्दों और वाक्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है। विशेष तथ्यों से आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें इसलिए उसमें विशेष तथ्य रखी जानी चाहिए, पंक्तियों के बीच में पर्याप्त जगह होनी चाहिए ताकि जो जिसे हम भेज रहे प्राप्त करता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कोई भी चीज ऐड करना चाहे या फिर कोई भी अपना वक्तव्य रखना चाहे तो वो रख सके। ये बात या तथ्य को अतिशयोक्ति रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। पत्र में क्रमांक, दिनांक, तिथि, विषय, संबोधन, अंत में आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। फिर लास्ट आखिरी पॉइंट है, प्रारूप लंबा हो जाए तो अंत में सरल भाषा में सारी बात संक्षेप में लिख देनी चाहिए। अगर आपका ज़्यादा लंबा हो गया, 3 से 4 पन्ने का हो गया, तो लास्ट में छोटा सा पैराग्राफ बनाना और उसमें जो भी मेन बात है, जो आपकी अपनी भाषा में जो भी आपको लगता है सरल भाषा में सब लिख डालना, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे एक प्रारूपण है, पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, छोटा ही जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे संख्या 1980/1981, प्रेषक यानी कि जो भेज रहा है जयदेव शर्मा, उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, सेवा में निर्देशक, ठीक है, यहाँ पे हमें भेजने वाले का नाम नहीं पता इसलिए हम यहाँ पे नाम नहीं लिख रहे हैं, तो निर्देशक, ठीक है, पद का नाम है चिकित्सा एवं संस्था स्वास्थ्य सेवा महाराष्ट्र, चिकित्सा अनुभाग 1, दिनांक महाराष्ट्र 27 अक्टूबर 2017, विषय सेवा संबंधी मामलों में अंतिम आदेशों को पारित किए जाने की विधि, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, महोदय उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या 17 दिनांक 27 अक्टूबर 2017 के संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में दंडादेश तथा अपीली आदेश स्वतः स्पष्ट आदेश से स्पीकिंग होना चाहिए, किंतु शासन ने अब यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय विस्तृत विवरण सहित नियम अनुसार प्रशासकीय एवं विविध पहलुओं पर विचार करते हुए लिए जाएं और स्वतः स्पष्ट आदेश दिए जाए। प्रशासकीय अनुभाग यह भी कृपया सुनिश्चित कर ले कि ऐसे मामलों में पूर्ण रूपेण छानबीन करने के उपरांत तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिकारी कर्मचारी की सुनवाई को अवसर देने के पश्चात ही स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाएं। ब्रांडिंग में भवदीय जयदेव शर्मा, उपसचिव, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा प्रारूपण खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम संक्षेपण, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन पेपर। ओके, चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। समझ में नहीं आया तो गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि दीदी मेरे को ये समझ में नहीं है, मैम मेरे को ये समझ में नहीं आता। आप एक बार इसे लिख के बता दो, ठीक है। मैं लिख के अपनी सरल भाषा में कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप सब अपना।